हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। जो बैक्टीरिया सेल होती है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है और उसकी जो बैक्टीरिया सेल के अंदर कौन कौन से सेल और उन पाई जाती हैं। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड और क्लास 11th में ये टॉपिक पूछा जाता है। और जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। बैक्टीरिया सेल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैक्टीरिया सेल कई बार ये एग्जाम से पूछा गया है। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल की जैसा स्ट्रक्चर शो करती है। तो इसको हम बैक्टीरिया सेल को सबसे पहले तीन भागों में डिवाइड करते हैं: सेल वॉल, स्लाइम लेयर और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। स्लाइम लेयर क्या होता है? बाहरी एक आवरण होता है, इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। और सेल वॉल होता है बीच वाला जो भाग होता है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की जैसी होती है। जो बैक्टीरिया एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल जैसा स्ट्रक्चर शो करता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जैसी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर होती है उस सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है। प्रोटोप्लाज्म में जो अंदर का लिक्विड होता है हम उसको बोलते हैं, और सेल वॉल होती है बाहरी आवरण एक होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के बाहर एक स्लाइम लेयर होता है। स्लाइम लेयर का एक क्या कार्य होता है? स्लाइम लेयर एक आवरण होता है सेल वॉल के बाहर। कोशिका के ऊपर एक लेयर होता है जो चिपचिपा सा एक पदार्थ का बना होता है। स्लाइम लेयर का क्या कार्य होता है जो बैक्टीरिया सेल के अंदर? ये एक पतला जिलेटिनी आवरण होता है। जिलेटिनी मतलब होता है चिपचिपा सा एक आवरण होता है जो कोशिका के बाहर पाया जाता है। स्लाइम लेयर प्रोटोप्लाज्म द्वारा स्रावित पॉलीसैकेराइड जैसे डेक्स्ट्रॉन डेक्स्ट्राइन और लेविन आदि से निर्मित होता है। मतलब ये क्या होता है, जो स्लाइम लेयर किससे बनी होती है? जो प्रोटोप्लाज्म होता है जो अंदर भरा रहता है सेल के, उसके द्वारा कुछ स्रावित पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसमें क्या होता है डेक्स्ट्राइन और लेविन आदि पाए जाते हैं। ये उसका बना हुआ होता है। यह एक श्वान स्तर होता है, वेसिकस लेयर होती है। यह एक वेसिकस लेयर होती है। और कैप्सूल, सेकंड पॉइंट है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? जो हमारी स्लाइम लेयर होती है जब उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ ऐड हो जाते हैं और उसमें पाए जाते हैं जो नाइट्रोजनी पदार्थ, अमीनो अम्ल। नाइट्रोजनी पदार्थ कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल जैसे। अगर ये स्लाइम लेयर में मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो स्लाइम लेयर है वहाँ पे एक कठोर आवरण बन जाता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। मतलब क्या होता है, स्लाइम लेयर तो एक सॉफ्ट सॉफ्ट एक कवर होता है, लेकिन जब उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ ऐड हो जाते हैं स्लाइम लेयर में तो वो एक कैप्सूल बन जाता है। स्लाइम लेयर वह कैप्सूल जीवाणु की प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडीज और निर्जलीकरण से रक्षा करते हैं। स्लाइम लेयर और कैप्सूल का क्या कार्य होता है? इन दोनों का कार्य होता है जो हमारी बैक्टीरिया सेल होती है उसको एंटीबॉडीज से उसकी रक्षा करना और निर्जलीकरण से उसकी रक्षा करना। ये दोनों का कार्य यही होता है। ये दोनों सेम होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि जो स्लाइम लेयर है उसमें जब नाइट्रोजनी पदार्थ आ जाते हैं तो कैप्सूल बन जाता है, ये कठोर आवरण बन जाता है। ये सॉफ्ट आवरण होता है, सॉफ्ट होता है और चिकना होता है, चिकना होता है। और यह एक कठोर आवरण होता है कि कठोर आवरण होता है। जब स्लाइम लेयर में जो होते हैं ना अम्ल नाइट्रोजनी पदार्थ ऐड होते हैं तो ये कठोर आवरण बन जाता है। सेल वॉल का क्या कार्य होता है? सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। और ये पतली होती है और इसकी मोटाई 50 से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ये पतली एक लेयर होती है जो मैं आपको डायग्राम के अंदर बताऊंगी कि कितनी पतली लेयर होती है, और इसकी जो मोटाई है 50 से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। और जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनकी जो स्टडी हम जिसके द्वारा की जाती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही महीन एक कोश के सूक्ष्म जीव होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और सेल वॉल बैक्टीरिया को एक शेप प्रदान करती है। सेल वॉल की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया को एक शेप मिलती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कणिकामय होती है, छोटे छोटे कणिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर। बैक्टीरिया में सभी जातियों बैक्टीरिया की जो सभी जातियां हैं जातियों में केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। जो अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन जो पाया जाता है वो सब में अलग अलग होता है हर जाति के अंतर्गत।
एक और क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। ये एंटोनी वॉन ल्यूवॉन हुक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवॉन हुक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवॉन हुक थे, उन्होंने बैक्टीरिया सेल की खोज की थी। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। ये जो बाहरी आवरण है जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी स्लाइम लेयर होती है। ये वाला जो आवरण है इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। ये होता है स्लाइम लेयर। ये स्लाइम लेयर होती है। और जब इसमें क्या होता है, ये वाले भाग पर क्या होता है कि नाइट्रोजनी पदार्थ ऐड हो जाते हैं, तो ये कठोर बन जाता है, कैप्सूल बन जाता है। ये कैप्सूल बन जाता है इस वाले भाग पर। जब नाइट्रोजनी पदार्थ ऐड होते हैं तो एक कठोर बन जाता है। और क्या होता है, ये जो येलो कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, येलो कलर वाला जो भाग है, ये आपकी सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल होती है। और अभी इसके बारे में जानते हैं। जैसे को आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बैक्टीरिया की जो सेल है वो तीन भाग पाए जाते हैं, तीन भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है स्लाइम लेयर, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, बहुत सारे मतलब कोशिकांग आते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में फर्स्ट कौन सा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही पतली होती है। जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पाई जाती है, लिक्विड के चारों तरफ घेरे, लिक्विड जो होता है ना साइटोप्लाज्म, तो उसको चारों तरफ से घेरे रहती है। ये साइटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है। बहुत पतली एक झिल्ली नुमा एक संरचना होती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। प्रोटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल होती है। मतलब इसमें क्या होता है, विसरण होता रहता है। जो आपस में बाहर का जो केमिकल कंपोजिशंस होता है और सेल के अंदर जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म, उसमें जो पदार्थ हो वो आपस में अंदर बाहर होते रहते हैं। इसमें मीसोसोम पाए जाते हैं। जब इसकी माइक्रोस्कोप से में इसकी स्टडी करते हैं, जब इसके साइटोप्लाज्म को चेक करते हैं प्रोटोप्लाज्म को, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे मीसोसोम पाए जाते हैं। मीसोसोम रेस्पिरेटरी एंजाइम का कार्य करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम का कार्य करते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो मीसोसोम ही करते हैं। मीसोसोम ही करते हैं। जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ एक गैप होता है, थोड़ा सा एक रिक्त स्थान होता है, उसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। सेल वॉल और मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जो साइटोप्लाज्म तो उसको घेरे रहती है, और इसके ऊपर होती है सेल वॉल, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अगला हमारा जो है कोशिकांग है वो है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये एक लिक्विड होता है जो कोशिका के अंदर भरा रहता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, खनिज तत्व और न्यूक्लिक अम्ल तथा जल का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ये सारी चीज़ें उस मिक्सचर में पाई जाती हैं। इसमें राइबोसोम दिखाई देते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे राइबोसोम दिखाई देते हैं। राइबोसोम की दो इकाइयाँ होती हैं, एक होती है 50S और एक होती है मतलब जो यूनिट होती है राइबोसोम की, वैसे तो राइबोसोम 75S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी दो यूनिट होती हैं, 50S और 30S, 30S। राइबोसोम की जो संख्या होती है एक सेल के अंदर वो 10,000 से 15,000 तक हो सकती है। इनको हम पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोसोम और गोल्जी अपार्टस, ये सब नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती है, कोशिकांग नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, सभी उसमें पाए जाते हैं। ओनली राइबोसोम है जो दोनों सेल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी, प्रोकैरियोटिक में भी, बैक्टीरिया सेल में भी। और इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। ये क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता बैक्टीरिया सेल के अंदर। प्रकाश संश्लेषणी जो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है इन बैक्टीरिया, उनमें साइटोप्लाज्म के स्थान पर क्रेमेटोफोर्स पाए जाते हैं। जो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है इन बैक्टीरिया के अंतर्गत, तो उसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म के स्थान पर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है न्यूक्लियड और क्रोमेटिन बॉडी। क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियड क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया, जैसे आप सभी जानते हो कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और न्यूक्लियोलस भी होती है। लेकिन क्या होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में और बैक्टीरिया सेल में
ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रॉपर डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। ओनली क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, वो भी ऐसे सेल के अंदर बिखरे हुए होते हैं। वो भी किस तरह से होते हैं, सेल है इसके अंदर से बिखरे हुए होते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया सेल में, और ना ही प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। उसके स्थान पे क्या होता है, सेल के केंद्र में, जो केंद्र होता है सेंटर में, क्रोमेटिन्स और जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और वो क्या होता है, वो ऐसे ही बिखरा हुआ होता है, और ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती और न्यूक्लियस भी नहीं, न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया, इसको हम केंद्र का कहते हैं, केंद्र का भी नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर कहते हैं। बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड होता है ना, हम इसको जीनोफोर कहते हैं, जीनोफोरो कहते हैं। अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का जो कार्य क्या होता है, जो मैं अन्य सेल में आपको बता चुकी हूँ। ये जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक निर्धारण, आनुवांशिक निर्धारण क्या होता है, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो इसमें जो प्लाज्मिड क्या होता है कि जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक निर्धारण जीवाणु गुणसूत्र किससे बाहर होता है, मतलब जीवाणु का जो गुणसूत्र होता है उससे बाहर होते हैं गुणसूत्र, उसके अंदर होता है, गुणसूत्र के बाहर आनुवांशिक निर्धारण को ही लीडर वर्ग जी हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की थी, उन्होंने इसको फिर प्लाज्मिड नाम दिया था। प्लाज्मिड किसको कहती है, ये हेरिडिटी जो डिटर्मिनेशन होता है, जो आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसका निर्धारण करता है। लेकिन क्या होता है, जीवाणु का जो गुणसूत्र होता है उससे नहीं होता, उनसे बाहर होता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है फ्लैजिला। फ्लैजिला ये मूव करने में हेल्प करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये इस तरह से सेल के ऊपर पाई जाती है। ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती हैं इसकी, फ्लैजिला की एक या दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जो ये मूव करने में मतलब हेल्प करते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अगला हमारा पॉइंट है जो कोशिकांग है वो है पिली रोम, जिसको कहते हैं। ये इस तरह के होते हैं, सेल है, सेल के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, इनको हम पिली कहते हैं। और फ्लैजिला ऐसे होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ सीधे और मजबूत पिली निकलते हैं, एकदम स्ट्रेट निकलते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये पिली पिलीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। जैसा कि आपको मैंने अन्य अपने वीडियोस में बताया है कि पिली का जो मुख्य कार्य होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करना होता है। रिप्रोडक्शन में हेल्प कैसे करते हैं, एक एक सेल है, एक दूसरी सेल ये है, जब इन दोनों के पिली आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इन दोनों सेल्स के बीच में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल आपस में ट्रांसफर होने लगता है। ये हमारा स्ट्रक्चर वो बैक्टीरिया सेल का एक डायग्राम है, जिसमें आपको जो पिंक कलर का जो दिख रहा है ये हमारी स्लाइम लेयर होती है, ये स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर। और ये होता है इसका कैप्सूल, कैप्सूल होता है। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये पिली होते हैं, ये पिली होते हैं। और ये फ्लैजिला होता है जो मूव करने में हेल्प करता है, मूव में, ये रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में। और ये राइबोसोम्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इनको बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये 50S और 30S 2 यूनिट पाई जाती है इनकी। और ये न्यूक्लियोइड होता है, इस तरह से बिखरा हुआ होता है इस कोशिका के सेंटर में, जिसमें DNA पाया जाता है। और ये प्लाज्मिड होते हैं जो हेरिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। और ये साइटोप्लाज्म होता है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये लिक्विड भरा रहता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो येलो कलर की जो लेयर होती है, येलो लेयर है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये अंदर जो लेयर दिखाई दे रही है आपको ग्रीन कलर की, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, इसको पेरीफेरल स्पेस बोला जाता है, फेरल स्पेस होता है। ये प्लाज्मिड होते हैं। और ये कैप्सूल है। कैप्सूल क्या होता है, जब आपकी स्लाइम लेयर के अंदर कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ ऐड हो जाते हैं, ये कठोर होता है, तब ये कैप्सूल का निर्माण करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।